हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे क्लॉसियस का थ्योरम क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स में हम लोग एंट्रोपी को ही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एंट्रोपी वर्ड कहाँ से आया और एंट्रोपी वर्ड के पीछे का पूरा बैकग्राउंड, जो डेल्टा क्यू बाई टी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंट्रोपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर नंबर 14। सबसे पहले एंट्रोपी पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी कैसे बनी और इसके बारे में कैसे नॉलेज हुआ, पहले हम लोग ये समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग देखते हैं कि एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तो कोई भी दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ जो होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है एंट्रोपी से, बट एक्चुअली हम लोग वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एक रिवर्सिबल पाथ जब फॉर्म होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ, मतलब यहाँ पे Q हमारा जो कांस्टेंट होता है, बेसिकली वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं ये अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखें तो A से लेकर B तक जो हमारी लाइन है वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे एक आइसोथर्मल का प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर हमारी कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा B से लेकर C तक का पॉइंट है, ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है, रुद्धोष्म प्रक्रिया जिसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पे वो प्रतिक्रम रुद्धोष्म प्रक्रिया चल रही है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। सिमिलरली A से लेकर C तक भी हमारा एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसके लिए हमें ये प्रूव करने के लिए एक दूसरे से इंटरसेक्ट करवाते हैं। उसके बाद अगर ये कोई लॉ को वायलेट करेगा, किसी लॉ को वायलेट करेगा, तो अपने आप से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो ऐसा प्रूव करने के लिए हमें इसके ऑपोजिट में वर्क करना पड़ता है। हमें दिखाना होगा कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया है, इसमें हमने दिखाया कि BC लाइन और AC लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट नंबर C पे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगेन AB, BC और AC एक कंस्टिट्यूट कर रही हैं एक रिवर्सिबल साइकिल। हम ऐसा मानते हैं कि ये पूरी एक रिवर्सिबल साइकिल की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस एक रिवर्सिबल है। तो हम जब ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तो अगर ये साइकिल देखी जाए A से लेकर B, A, B, C और फिर से A आ रहा है, तो ये एक कंप्लीट हमारी एक रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगी। तो एरिया अंडर द कर्व शोज नेट वर्क आउटपुट इन अ साइकिल। अभी PV डायग्राम के अंदर जो भी कर्व का एरिया है, ये P है, यहाँ पे V है, इस कर्व का जो भी एरिया है, इसके अंदर जो भी इसके अंदर का एरिया है वो हमारा कहलाएगा कंप्लीट, जो भी हमें कार्य मिल रहा है उस पूरे प्रोसेस से। तो ऐसा जब हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि PV डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो उसका वर्क डन शो करता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये इसका वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, बट सच अ साइकिल इज इम्पॉसिबल यूजिंग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर हम लोग देखें, ये पर्टिकुलर साइकिल जो बन रही है A से लेकर B से लेकर C तक, ये साइकिल पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रही है। कैसे वायलेट कर रही है ये हम लोग समझते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो ये एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने यहाँ पे कुछ हीट दिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया। उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें कुछ वर्क डन मिला, वर्क आउटपुट हमने कुछ दिया।
इस सिस्टम से वर्क आउटपुट कुछ मिला हमें। अगेन जब हम देखते हैं ए से लेकर सी तक, ये फिर से हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब इसमें भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो हीट का सोर्स है वो सिर्फ एक है, यहाँ पे कहीं हीट का लॉस नहीं हो रहा है। जो हमें सिंक की ज़रूरत होती है Q2, इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए दो थर्मल रिजर्वॉयर की हमें ज़रूरत होती है, एक Q1 और एक Q2। यहाँ पे क्योंकि Q2 नहीं मिल रहा है हमें, सिर्फ हम हीट को सप्लाई दे रहे हैं, हीट का सप्लाई हो रहा है और साथ में वर्क आउटपुट मिल रहा है और वर्क कुछ इनपुट देना पड़ रहा है हमें। हमारा हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, सिंक में किसी भी प्रकार की कोई हीट नहीं जा रही है, इसलिए ये हमारा केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट को वायलेशन हो जाता है। इसी वायलेशन के कारण जो हमने एज्यूम किया था इस डायग्राम को बनाने में कि एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मिलके एक साइकिल बना रहे हैं। कैसे साइकिल बना रहे हैं? जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का, ये भी एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। जब इन दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तब जाके एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है जिसमें हमें ये कार्य मिल रहा है। बट क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वायलेट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है इसका, इसलिए ऐसा कोई भी प्रोसेस संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंगल रिजर्वॉयर से सिर्फ हीट के सोर्स होना इज़ नॉट सफिशिएंट, हमें एक सिंक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जब दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ, ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है 1 और ये एक दूसरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है 2, जब ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, डैट मीन्स कि ये किसी एक प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? ये हम लोगों ने स्टार्टिंग के थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स में किया था कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी हम लोग किसको कहते हैं, गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें समझना यह है कि कोई भी डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए PV डायग्राम हमने बनाया है और इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू कुछ है, किसी भी प्रॉपर्टी की, कोई भी जो गुण है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, उसकी कुछ प्रॉपर्टी A है इस पॉइंट पे। तो अगर इसके दूसरा पॉइंट देखा जाएगा तो इसी ऊष्मगतिकी निकाय का गुण जो होगा वो इस पॉइंट पे दूसरा होगा, B होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलग अलग है PV चार्ट में, तो इसलिए इसका गुण बदल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ, जब एक पॉइंट पे कट नहीं करते तो मतलब ये एक दूसरा गुण प्रदर्शित कर रहे हैं और ये एक दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 है तो यहाँ पे इस रिवर्सिबल पाथ की वैल्यू 5 होगी। तो अगर 10 और 5 दोनों अलग अलग लाइन है तो यहाँ पे 10 की लाइन कुछ इस तरह जाएगी और 5 की लाइन कुछ इस तरह जाएगी। ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 10 और 5 एक जगह पे नहीं मिल सकते। तो इसलिए यहाँ से हम ये समझते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ जो होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ, ये एक खुद में एक प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है उसका नाम बाद में एंट्रोपी रखा गया है क्लॉसियस के द्वारा। तो ये एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस हमने यहाँ पे किया है कि हमने बस अभी तक इतना जाना कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करेगा। एंट्रोपी क्या होती है, किस तरह इसका बिहेवियर होता है, नेचर होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इसलिए ये एक प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के एक गुण को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लॉसियस के थ्योरम पे। क्लॉसियस का थ्योरम भी एंट्रोपी के पढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि किसी भी एक रिवर्सिबल साइकिल पे, जो कि एक क्लोज्ड साइकिल है, यहाँ पे क्लोज्ड साइकिल का सिंबल बना रही हूँ मैं, और क्लोज्ड साइकिल में जो डेल्टा का Q होता है, dQ/T जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो dQ/T एक्चुअली में एंट्रोपी है, तो ये किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में 0 के बराबर हो जाती है।
अगेन इसको हम लोग एंट्रोपी से पहले ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लॉसियस का थ्योरम अब स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्लॉसियस थ्योरम। यहाँ पे एक पीवी का डायग्राम हम देख सकते हैं। यहाँ पे पीवी चार्ट बना हुआ है और इसमें कोई प्रोसेस है आई से लेकर एफ तक। आई से लेकर एफ तक कोई प्रोसेस बना हुआ है। ये क्या प्रोसेस है ये हमें नहीं पता है, बस कोई एक प्रोसेस बना हुआ है। इस प्रोसेस के बारे में जानने के लिए, इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमें, क्योंकि आई से लेकर एफ तक नहीं पता है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें इसको सिंपल बनाना है। सिंपल करने के लिए हम दो प्रोसेस अज्यूम करते हैं। एक हम आई ए बी एफ लाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो कि एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बनाते हैं। पीवी डायग्राम पे कुछ इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस को दिखाया जाता है और इसके साथ एक आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस की लाइन ज़्यादा स्लोप वाली होती है और रिवर्सिबल आइसोथर्मल की लाइन कुछ इस तरह से होती है। आइसोथर्मल की लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, एडियाबैटिक लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई से लेकर ए तक हम एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ बनाते हैं। उसके बाद बी से लेकर एफ तक, मतलब एफ पॉइंट हमें पता था, एफ से लेकर बी तक यहाँ पे हम लोग फिर से एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ बनाते हैं। अब ये दोनों एक एडियाबैटिक पॉइंट्स हमें मिल गए हैं ए और बी। ए और बी को ज्वाइन करके हम एक आइसोथर्मल की लाइन बनाते हैं। यहाँ से हम एक आइसोथर्मल की लाइन बनाते हैं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जो आइसोथर्मल की लाइन है ये हमें मिल जाएगी। तो दो एडियाबैटिक लाइन और एक आइसोथर्मल लाइन बनाते हैं हम लोग आई और एफ के बीच में। यहाँ पे हमारा आई है और ये हमारा एफ है। इसके बीच में हमने तीन लाइन ड्रॉ की है, ए, आई और ए, एफ और बी, और साथ में ए और बी। यहाँ हम देख सकते हैं कि आई और एफ कोई भी एक रिवर्सिबल पाथ था, जिसके बारे में कौन सा प्रोसेस था, आइसोथर्मल था, एडियाबैटिक था, ये किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस हो सकता है। बस हमें पता होना चाहिए कि ये एक रिवर्सिबल पाथ है। ये कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये एडियाबैटिक या आइसोथर्मल है। इन दोनों के अलावा ये किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस हो सकता है जिसके बारे में हमें जानकारी जाननी है, प्रोसेस करना है हमें। कि उसके बाद फिर हम देख सकते हैं आई से लेकर ए तक हमने एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ बनाया, एफ से लेकर बी तक फिर से हमने एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ बनाया, और फाइनली ए से लेकर बी तक हमने एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बनाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने ये लाइन इस प्रकार से बनाई है कि एरिया अंडर आई ए बी एफ, एरिया अंडर इतना रीजन जो होगा वो आई एफ के एरिया के अंदर जितना होगा उतने के ही बराबर होगा। ये कंडीशन है हमारी कि आई एफ के अंदर का अगर एरिया इतना है, इतने ही एरिया की लाइन हमारी ये होनी चाहिए, आई ए बी एफ, इतने एरिया के अंदर हमारी इतनी ही वर्क डन होना चाहिए। वर्क डन नहीं, एरिया होना चाहिए। एरिया अंडर द पीवी कर्व इज एक्चुअली वर्क डन, इसलिए यहाँ पे मैंने वर्क डन की बात की है कि इतने एरिया में इतना ही कार्य होना चाहिए जितना कि इस आई एफ के अंदर है, इस आई एफ के अंदर है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एरिया अंडर आई ए बी एफ शुड बी इक्वल टू एरिया अंडर आई एफ। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इन आई ए बी एफ इज इक्वल्स टू वर्क डन इन आई एफ। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोसेस आई एफ की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस आई एफ की बात करते हैं, तो क्योंकि हमें इस प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हीट इन आई एफ, Q in IF is equals to change in internal energy plus work done in IF। तो यहाँ से हम लोग IF प्रोसेस पे निकाल सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है फर्स्ट लॉ से। फिर अगर हम लोग प्रोसेस देखें IABF का, यहाँ पे IABF जो प्रोसेस है, इसमें अगर हम लोग निकालते हैं हमारा
तो कुछ इस तरह से आएगा। प्रोसेस IABF में जो हीट गिवन है, हीट IABF इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब ये हमारा इंटरनल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे और माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे I प्लस वर्क डन इन IABF। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दोनों स्टेटमेंट में जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो UF है, UF है इंटरनल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे, और इनिशियल पॉइंट पे UI है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि हमने यहाँ देखा है कि वर्क जो है IABF का वो वर्क है IF के बराबर, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा QIF इज इक्वल्स टू QIABF, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो IF के अंदर हमने हीट दिया है, QIF इज इक्वल्स टू QIABF, मतलब IABF के अंदर हम जितनी हीट दे रहे हैं उतनी ही हम हीट QIF के प्रोसेस में दे रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट क्योंकि QIABF बना है QIA से, फिर QAB से, फिर QBF से, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर लाइन में देख सकते हैं, यहाँ पे QIA है पहले, फिर AB है, फिर BF है। ये कुछ कह सकते हैं सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर है, स्टेयर्स जैसा स्ट्रक्चर बना है। पहले I है, फिर A है, फिर B है, फिर F है। इस प्रकार से इतने सीरीज़ में हमारा जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो हम देखते हैं कि IA तो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था, मतलब यहाँ पे तो हीट कुछ दी ही नहीं गई है। फिर बचता है AB, क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस था तो इसलिए इसमें हीट कुछ दी गई होगी। फिर BF फिर से एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो एडियाबैटिक होने की वजह से फिर से यहाँ पे हीट तो दी ही नहीं गई, तो इसलिए QBF भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। IA भी ज़ीरो और BF भी ज़ीरो, क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन में जो हमारा QIF है वो बेसिकली IABF के बराबर हो गया, और IABF सिर्फ AB के लाइन में, इस AB आइसोथर्मल प्रोसेस की लाइन में जितनी हीट दी गई थी उतने के ही बराबर हमें मिलता है। तो यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी कि किसी भी पाथ को हम लोग बेसिकली कोई भी अगर हमारा पाथ है I और F से लेकर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ, फिर हमारा आइसोथर्मल पाथ, और फिर से हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ। तो IABF में कर सकते हैं। और फाइनली जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र होगा, इस पर्टिकुलर केस में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा तो QIF वो हमारा QAB के बराबर हो जाएगा। QAB इस पर्टिकुलर आइसोथर्मल लाइन में हमने जितना भी हीट दिया है इसके बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूफ किया है यहाँ पे। इस प्रूफ करने का मतलब क्या है ये अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल पाथ को हम लोग इस तरह से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ, फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ। तब कर सकते हैं जब हम देखते हैं कि Q जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में उस Q ओरिजिनल प्रोसेस के बराबर हो जाएगा। मतलब QAB में जो हमें मिल रहा है वो QIF में भी मिलता है। तभी हम ऐसा कुछ प्रोसेस कर सकते हैं कि एडियाबैटिक एक बार बना दिया, फिर आइसोथर्मल बना दिया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक बना दिया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम में हम लोग कार्नोटाइजेशन कर सकते हैं। कार्नोटाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको कार्नोट साइकिल में बदल सकते हैं। कार्नोट साइकिल इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। कार्नोट साइकिल में भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ पे एक बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक बनता है, फिर एक बार रिवर्सिबल आइसोथर्मल बनता है, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक बनता है, अगेन रिवर्सिबल आइसोथर्मल बनता है। तो इस तरह से हमारे 4 प्रोसेस बन जाते हैं
तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कोई भी एक रिवर्सिबल पाथ को हम लोग इन 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डेरिवेशन है या फॉर्मूला है या उसके बारे में कुछ भी हमें जानना है प्रोसेस के बारे में, वो हमारा इजी हो जाता है, क्योंकि कार्नोट की साइकिल हमारी प्रॉपर पढ़ी हुई है और इसकी एफिशिएंसी निकालना, इस डेरिवेशन करना, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो किसी भी प्रोसेस को हम लोग कार्नोट साइकिल में बदल सकते हैं अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल है और अगर उसका ये वाला कंडीशन फुलफिल होता है कि QAB इज इक्वल्स टू QIF। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कोई पाथ है, PQ चार्ट है। PQ चार्ट में यहाँ पे ये डायग्राम है, ये पर्टिकुलर डायग्राम है किसी प्रोसेस का, और हमें इस प्रोसेस के साथ हमें इसका जो भी डेरिवेशन है वो करना है इस प्रोसेस में। बट बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस तो है, बट ये प्रोसेस है क्या इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, फिर एक आइसोथर्मल प्रोसेस में, और फिर से एक एडियाबैटिक प्रोसेस में। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा जो डेरिवेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर डायग्राम जो कि सर्कल में मैंने बनाया हुआ है, ये पर्टिकुलर डायग्राम को हम लोग कार्नोटाइज करेंगे। कार्नोटाइज, इसको हम लोग कार्नोटाइज करेंगे। कैसे करेंगे, हमने ये जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइंस बना दी है हमने पीवी चार्ट पे, और इसके साथ साथ ये एक आइसोथर्मल लाइन बना दी, फिर एक आइसोथर्मल लाइन बना दी। इस प्रकार से हमने कई सारी आइसोथर्मल लाइन बना दी है जो कि इस पर्टिकुलर सर्कल से पास कर रही है, जो सर्कल हमारा प्रोसेस था जिसे हमने कार्नोटाइज करना है। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, T1 यहाँ पे एक लाइन बन गई और T2 यहाँ पे एक लाइन बन गई। अब हमें सिर्फ इतने से मतलब है, मतलब एक बड़े से डायग्राम को हमने शॉर्ट में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट रेक्टेंगल्स कह सकते हैं में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा T1 है, इस पाथ पे हमें DQ1 मिल रहा है, और यहाँ से जो T2 से पास हो रही है, मतलब सिंक में जो जा रही है, वो DQ2 मिल जा रहा है। फिर अगेन इसके बाद हमने फिर से एक यहाँ T3 बनाया है, जहाँ पे DQ3 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक T4 की लाइन बनाई है जो कि DQ4 हमारा सिंक में जा रहा है। इस तरह से हम लोग पूरे प्रोसेस को आगे T5, फिर T6, फिर आगे T7, T8 में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़े से प्रोसेस को, जो कि क्या था, बस एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, उसे हम लोगों ने शॉर्ट में डिवाइड कर दिया है। हमने एक T1 बना दिया और हमने एक T2 बना दिया, जहाँ पे DQ1 हम प्रोवाइड कर रहे हैं और DQ2 यहाँ से सिंक में जा रहा है, सोर्स से सिंक में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग जानते हैं कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि DQ1 अपॉन में DQ2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस करें इसको, अगर इसको हम लोग यहाँ लेते आएँ और इसको यहाँ लेते जाएं, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा DQ1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू DQ2 अपॉन में T2। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Q1 तो हमारे सिस्टम में आ रहा है, बट Q2 हमारे सिस्टम से जा रहा है। तो अगर कोई हीट हमारे सिस्टम से रिजेक्ट होती है तो वो माइनस साइन हो जाता है। तो DQ1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू माइनस में DQ2 अपॉन T2। अब बिकॉज ये माइनस है तो यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों एक साइड में ले लेते हैं और इधर ज़ीरो बचेगा, ये इधर चला गया और यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ये हम प्रोसेस 1 और 2 की बात की है, T1 और T2 के बीच में जो प्रोसेस हो रहा था उसकी बात की है, तो सिमिलरली T3 और T4 के बीच में भी सेम प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे T3, यहाँ T4, और T3 में आया हमारा DQ3 और T4 से गया हमारा DQ4। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की थी। ये सेम इक्वेशन जो यहाँ बन के आई थी, यही सेम इक्वेशन हम लोग यहाँ पे T3 और T4 में अप्लाई कर देते हैं। T3 और T4 में भी हमने सेम इक्वेशन अप्लाई कर दी है। बट फॉर ऑल कार्नोट साइकिल यहाँ पे हमने देखा था कि हमने ऐसे कई सारी साइकिल बनाई है। आगे भी हम लोग
T4 से बाद T5 बना सकते हैं, यहाँ T6 बना सकते हैं, यहाँ T7 बना सकते हैं, T8 बना सकते हैं। जितना भी कार्नोट साइकिल बनानी है हम लोगों को, ये एक छोटी छोटी कार्नोट साइकिल हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हम लोग कार्नोटाइजेशन कर रहे हैं। तो छोटी छोटी जब कार्नोट साइकिल हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा सारे जो कार्नोट साइकिल के जो इक्वेशंस आती है वो यही आती है, इधर 0 हो जाएगा और इधर दोनों का सम हो जाएगा। आगे हम लोग लिख सकते हैं dq5 बाय अपॉन में T5 प्लस dq6 अपॉन में T6। तो यहाँ पे हर इक्वेशन हमने लिखी है, q1 बाई T1, dq2 बाई T2, dq3 बाई T3 प्लस आगे बढ़ता जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में जो हमारा dq बाई T है वो 0 के बराबर हो जाता है। किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में ऐसा होता है कि जो हमारी वैल्यू होती है हीट जितनी हमने दी है और अपॉन में जो हमारा टेम्परेचर है, चेंज इन हीट अपॉन में जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 के बराबर होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है अबाउट क्लॉसियस के थ्योरम की। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि पहली बात तो dq बाई T एक प्रकार की एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। ये एक प्रॉपर्टी है, गुण है किसी भी ऊष्मगतिकी निकाय का। ये हमने स्टार्टिंग में जाना, जब हमने जाना कि दो एडियाबैटिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। उसके बाद हमने जाना कि किसी भी प्रोसेस को हम लोग स्मॉल पार्ट्स ऑफ कार्नोट साइकिल, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग एक कार्नोट साइकिल में बदल सकते हैं। तो जब कई सारी कार्नोट साइकिल हमें मिल जाएगी तो उस रिवर्सिबल पाथ में जो हमारा रेशियो होता है dq बाई T का वो 0 होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी। ये दोनों चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एंट्रोपी डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, और साथ में हम लोग जानेंगे कि एंट्रोपी के डिफरेंट फार्मूलाइज क्या हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।